चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, यानी कि कंप्यूटर बेसिक जो सामान्य ज्ञान रहता है और जो कि आपको बहुत सारी जगह काम आने वाला है। यानी कि जहाँ भी आपको कंप्यूटर बेसिक पूछा जाएगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आने वाली है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ये विभिन्न कोर्सेज जैसे कि DCA, PGDCA, MSc या फिर जो अन्य जो कोर्सेज है जहाँ पे आपको कंप्यूटर फंडामेंटल मिलता है वहाँ पे। इसके अलावा कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चन MCQs पूछे जाते हैं वहाँ भी आपको काम आने वाला। तो कंप्लीट सीरीज़ रहेगी ये आगे आने वाले कुछ दिनों तक, तो ये आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो हम पहली चीज़ जान लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जब बात कर रहे हैं हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर होता क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो सिस्टम है वो आपने देखा होगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसको मॉनिटर बोलते हैं। साउंड सिस्टम देखने को मिलता है, कीबोर्ड, ये इस प्रकार का कुछ टाइपिंग जो है डिवाइस देखने को मिलता है, ये पॉइंटिंग डिवाइस देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ एक प्रकार से आपको कैबिनेट देखने को मिलता है। कैबिनेट यहाँ पे इसको CPU बोला जाता है। CPU के अंतर्गत विभिन्न पार्ट्स होते हैं, इन सभी को हम यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखते हैं कंप्यूटर है क्या। देखिए कंप्यूटर हम समझ लेते हैं। कंप्यूटर किसी प्रकार के, देखिए यहाँ पे जो है यूज़र से या फिर जो भी व्यक्ति है उससे निर्देश प्राप्त करता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पे आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो हमने क्या देखे, यूज़र से ये प्रदान मतलब प्राप्त करता है क्या, निर्देश। निर्देश प्राप्त करने के लिए कुछ डिवाइसेस का उपयोग करता है। डिवाइसेस मतलब जिन्हें बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। और यहाँ पे जब ये प्रोसेसिंग करता है तो इसको बोला जाता है प्रोसेसिंग, यानी कि CPU। जो CPU है वो क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है, जिसके द्वारा यहाँ पे प्रोसेसिंग की जाती है। उसके अलावा आउटपुट ये जो देता है, परिणाम जो देता है, उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो यहाँ तीन चीज़ें देखें हमने, कौन कौन सी, एक तो देखें इनपुट डिवाइस, एक देखें है प्रोसेसिंग डिवाइस और एक देखें आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस की यहाँ बात करें हम, तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज़ आप देखें माउस। फर्स्ट प्राइमरी आपको कीबोर्ड देखने मिलेगा, क्योंकि जब माउस का निर्माण नहीं हुआ था, माउस का विकास नहीं हुआ था, तब भी यहाँ पे कीबोर्ड चलता था। परंतु जब माउस का विकास हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली फैसिलिटी मिलने लगी। क्यों, क्योंकि माउस जो है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड आपका कैरेक्टर इनपुट डिवाइस है। कैरेक्टर के द्वारा इनपुट प्रदान किया जाता है। स्कैनर आपने देखा ही होगा, स्कैनर जिसके थ्रू जो है जो हार्ड कॉपी होती है, इमेज होती है प्रिंट वाली, उसको स्कैन करके कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद आपने जॉयस्टिक देखा होगा, जहाँ कहीं वीडियो गेम खेले जाते हैं वहाँ पर जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है, खास करके वीडियो गेम के लिए। माइक आपने देखा ही होगा, जिस प्रकार आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं उसी प्रकार आप माइक, जैसे आप जो ईयरफोन है उससे आप बोलते हो तो सामने वाले को अपनी आवाज़ सुनाई देती है, उसको वहाँ पे माइक बोला जाता है। वेबकैम भी आपने देखा ही होगा, ठीक है। वेबकैम का मतलब होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर या लैपटॉप में आप जो है अपनी जो इमेज है सामने वाले को दिखा पाते हैं, या अपनी वीडियो सामने वाले को दिखा पाते हैं, या आप वीडियो कॉलिंग करते हैं तो उसको भी एक प्रकार से हम वेबकैम बोल सकते हैं। तो जिसके थ्रू यहाँ पे जो है कंप्यूटर में निर्देश दिए जाते हैं उन्हें सभी इनपुट डिवाइस बोला जाता है। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही हमने सारी चीज़ें देखें। अब यहाँ इनपुट तो हो गए, इनपुट होता है क्या होता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा डाटा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको प्रोसेस करें तो प्रोसेस करने के लिए हमारे पास में CPU रहता है और प्रोसेसर रहता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहती है, जिसके अंतर्गत आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर CPU इसको बोल सकते हैं हम। और यहाँ जो कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलता है, CPU, ठीक है। इसके अंतर्गत तीन पार्ट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ इसके अंतर्गत होती है, तो उन सभी के बारे में हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो प्रोसेसिंग इनपुट डिवाइस के रूप में कौन होता है, CPU होता है। CPU के द्वारा यूज़र के द्वारा जो निर्देश प्रदान किए जाते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद उसको परिणाम प्रदान किया जाता है, परिणाम भी यूज़र को दिया जाएगा। तो परिणाम जिसमें दिया जाता है उसको बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस में फर्स्ट प्राइमरी है जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देती है। देखिए एक होती है सॉफ्ट कॉपी और एक होती है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है जो स्क्रीन पर दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे देखिए चित्र हमको दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट कॉपी है। पर यही बात करें हम अगर पेपर में निकल जाए किसी प्रिंटिंग पे, मतलब जो प्रिंटर है उसके माध्यम से पेपर में ये प्रिंट हो जाए स्याही के माध्यम से, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हार्ड कॉपी। तो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी के रूप में मॉनिटर होता है जो कि स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है, और उसी को अगर पेपर में कन्वर्ट किया जाए तो वो प्रिंटर करता है ये काम, ठीक है। तो ये आउटपुट डिवाइस हो गई। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा जो है मतलब जिसमें यूज़र के द्वारा प्राप्त इनपुट को प्राप्त किया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसको आउटपुट के रूप में यूज़र को ही प्रदान कर दिया जाता है। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की हमने डिवाइसेस यहाँ देखें। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको कंप्यूटर सिस्टम दिख रहा है, ठीक है, ये मॉडेम दिख रहा है, ये रूटर बोल सकते हैं या फिर मॉडेम भी इस प्रकार से यहाँ कनेक्ट रहता है। तो हम देख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, इसके द्वारा यूज़र से इनपुट प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उनको प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट जो है यूज़र को ही प्रदान किया जाता है।
ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन करती है। ये चीज़ आपको पता हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे डेटा को स्टोर कर सकता है, उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ये सारी क्षमता कंप्यूटर की होती है। जैसे डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट को टाइप करने की, ईमेल भेजने की, गेम खेलने की, वेब ब्राउजिंग करने की, ये सारी फैसिलिटी हमको कंप्यूटर में उपलब्ध होती है। जैसे स्प्रेडशीट की बात करें, एक्सेल की सीट, प्रेजेंटेशन की बात करें, और इसके अलावा वीडियो बनाने की भी है। तो सारी फैसिलिटी हमको किस में मिलती है? सारी फैसिलिटी हमको कंप्यूटर में ही मिलती है। ये चीज़ आप समझ गए। इसके अलावा कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है, अंग्रेजी का, जिसका मतलब होता है गणना करना। तो शुरू के समय में इसका काम होता था गणना करना, पर वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में सिर्फ इसका गणना करने का काम नहीं होता, सर्वव्याप्त, मतलब जो सर्वव्याप्त रूप से अगर देखें तो देखिए सार्वभौमिक रूप से इसका उपयोग हो रहा है। जहाँ भी देखें हम तो सार्वभौमिक रूप से कंप्यूटर का उपयोग आज की डेट में हमको देखने को मिलता है। इसलिए सिर्फ गणना करने का काम इसका नहीं होगा, पर यह बना किससे है? कंप्यूट, यानी कि जिसका मतलब होता है गणना करना। तो कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने से है, परंतु अभी वर्तमान में जो है इसका जो स्वरूप है काफ़ी विकसित हो चुका है। जैसे कि हम देखें तो यहाँ देखिए हाई स्टोरेज कैपेसिटी हो गई है, ठीक है, मतलब उच्च संग्रहण क्षमता है, काफ़ी स्पीड से ये काम करता है, ऑटोमेटिक रहता है, यानी कि एक बार अगर इसको निर्देश दे दिए जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक काम करता है। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसकी कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है। इंसान जो होता है 24 घंटे काम नहीं कर सकता, पर ये 24 घंटे काम करने के बाद भी इसकी एक्यूरेसी जैसे कि वैसे ही बनी रहती है। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है सार्वभौमिकता, यानी कि विश्व के हर जगह में देखें आप तो ऑटो में मतलब जो है कंप्यूटर की हर जगह अभी पहुंच हो गई है। विश्वसनीयता, यानी कि ये जो है रिलायबल है, भरोसेमंद है, मतलब इसमें अगर हम कंप्यूटर में डाटा को स्टोर कर ले तो यूज़र का हस्तक्षेप ना हो तो डाटा ऑटोमेटिक वहाँ से सेव रहेगा, मतलब सुरक्षित रहेगा, भरोसेमंद है कंप्यूटर एक प्रकार से। कंप्यूटर द्वारा अधिक सूक्ष्म समय में अधिक तीव्र गति से गणनाएं की जा सकती है। कंप्यूटर द्वारा जो है दिए गए परिणाम काफ़ी शुद्ध होते हैं, क्योंकि यूज़र जो इनपुट देगा वही उसके द्वारा प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में प्रदान किया जाएगा। कंप्यूटर का जो है जैसे देखिए कंप्यूट का जो उपयोग आप अर्थ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सी का मतलब होता है कैलकुलेशन, यानी कि गणना करना। ओ का मतलब होता है ऑपरेटिव, यानी कि क्रियाशील। एम का मतलब होता है मैकेनिक्स, यानी कि यांत्रिकी। और इसके अलावा जो है पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग, यानी प्रक्रिया। इसके अलावा यू का मतलब यूजफुल, उपयोगी। टी का मतलब दिसारस, ये जो होता है शब्दकोश। और ई का मतलब होता है एक्सटेंसिव। अब ये ऐसा नहीं कि विधि का विधान है कि ये जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि सी का मतलब कैलकुलेशन, ये चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई है कि नहीं कंप्लीट की इसी को आपको मानना है। तो ये आप कॉमन रूप से इसका अर्थ देख सकते हैं, अलग अलग मैंने बताया आपको। कंप्यूटर में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। 3 चीज़ें कौन सी? जैसे देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक से अधिक मतलब पहले तो हम जान लेते हैं कंप्यूटर तो हमने जान लिए, सिस्टम जान लेते हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम मतलब होता है जैसे यूनिट्स है, ये यूनिट्स है, ये भी यूनिट्स है और ये भी। एक से अधिक यूनिट्स से मिलकर बना जो सिस्टम, मतलब एक से अधिक यूनिट मिलकर जब किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर काम करती है तो उसे हम सिस्टम बोलेंगे। तो एक से अधिक यूनिट का मतलब क्या हो गया? एक से अधिक यूनिट का मतलब हो गया जैसे हार्डवेयर है, ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर है और यूज़र है। तो तीनों चीज़ अगर मिल जाती है तो ये कंप्लीट कहलाता है क्या? सिस्टम कहलाता है। इसी प्रकार अगर बात करें हम तो जैसे हॉस्पिटल भी एक सिस्टम है, जहाँ पे आपको सारे डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब कहीं जाकर वो हॉस्पिटल बनता है, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर है, नर्स है, मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, पेशेंट, ये सभी मिलकर हॉस्पिटल का निर्माण करते हैं। मान लो इनमें से एक यूनिट अगर काम ना करे, जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्टर की। डॉक्टर अगर गायब हो जाए तो हॉस्पिटल बनेगा कि? बिल्कुल नहीं, खाली बिल्डिंग बन जाएगी, क्योंकि जब इलाज करने वाला ही नहीं रहेगा तो हॉस्पिटल कैसी बात हुई। इसी प्रकार कंप्यूटर भी जो है एक से अधिक यूनिट, यानी कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, यूज़र, इनमें से एक यूनिट अगर गायब कर देते हैं तो वो सिस्टम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम वो बनेगा ही नहीं। तो सिस्टम हमने क्या देखे? सिस्टम मतलब एक से अधिक इकाइयों का समूह जो किसी निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करे, उनको बोला जाता है सिस्टम। उसी प्रकार कंप्यूटर भी एक क्या है? सिस्टम है, ठीक है। तो आप समझ गए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र क्या होता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो पहले हम जो है कुछ चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। ये आपको सीपीयू का डायग्राम दिख रहा है। सीपीयू के पहले भी हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए इनपुट डिवाइसेस दिख रहे हैं, इनपुट यूनिट, और दूसरी दिख रही है आउटपुट यूनिट। तो इसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम हम आगे देखने वाले हैं, बेसिक आप समझ लीजिए। इनपुट जब प्रदान किया जाता है तो वो कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट यहाँ पे जो होता है इसका दिमाग होता है पूरा सीपीयू का, कंप्यूटर का, जो क्या करता है? पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे जैसे ही प्रोसेस आती है इनपुट के माध्यम से, तो इनपुट उसको जो कंट्रोल यूनिट है उसको कहाँ ले जाकर छोड़ देता है? मेमोरी में। मेमोरी मतलब यहाँ पे आप उदाहरण ले सकते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि यहाँ पे सारे सीक्वेंस में सारे इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में रखने का काम करती है।
उसके अलावा जब इसको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से उठाता भी है, और उठाने के बाद इसको देता है क्या, ALE को। ALE को मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सारी सांख्यिकी और सारी गणितीय गणनाएं, यानी कि जो लॉजिकल और मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ALU में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इसमें पहुँचाते हैं, और जब गणना हो जाती है फिर आपको वापस कहाँ मिलता है, यहाँ। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। जब यहाँ सारी गणना हो जाए तो उसको परिणाम के रूप में कहाँ प्रदान कर दिया जाता है, आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस आपने देखे अभी मॉनिटर है, प्रिंटर है, ठीक है, स्पीकर है, और इनपुट डिवाइस में आप देख सकते हैं कीबोर्ड है, माउस है, इन सभी डिवाइसेस को आप यहाँ देख सकते हैं। पर यहाँ आउटपुट दिखाने के बाद जरूरत होती है कि भविष्य के लिए इसको सेव करें, तो एक और यहाँ पर डिवाइस होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जैसे हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, DVD है, इन सभी को आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। चलिए इसको विस्तार से हम जानते हैं। यहाँ पे ये CPU का एक्सटेंड किया हुआ पूरा डायग्राम है, जिसके अंतर्गत हमने देखे थे इनपुट डिवाइसेस। आप देख सकते हैं एक तरफ इनपुट डिवाइस है, ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखें बीच में आपको इनकोडर का प्रयोग किया गया है, उसके बाद यहाँ पे डिकोडर का प्रयोग किया गया है, बीच में आप CPU का डायग्राम देख सकते हैं कंप्लीट रूप से, नीचे सेकेंडरी स्टोरेज, उसके बाद मेमोरी यूनिट, ये सभी देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस मतलब ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में निर्देश भेजने के लिए उपयोगी होती हैं, उनको बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने 3 चीज़ें आपको बताया था, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, यूजर। तो कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे हार्डवेयर। हार्डवेयर ऐसी चीज़ें जो यूज़र छू सकता है, देख सकता है, महसूस कर सकता है। बाहरी जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो सभी कहलाते हैं हार्डवेयर, जैसे कीबोर्ड, माउस है, CPU है, मदरबोर्ड है, इसके अलावा मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सभी हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर निर्देशों या प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कि यहाँ पे अंदरूनी रूप से काम करते हैं, यानी कि उनको सिर्फ हम जो है चला सकते हैं, उनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, तो उनको बोला जाता है सॉफ्टवेयर, यानी कि प्रोग्राम्स या निर्देशों का जो भी कंप्लीट रूप से समूह होता है, जैसे कि MS वर्ड है, MS एक्सेल है, इन सभी को हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। यूज़र, सिंपल सी बात, यूज़र जो ऑपरेट करता है कंप्यूटर को, उसको बोला जाता है यूज़र। हम यहाँ बात करते हैं क्या, इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर की कैटेगरी में आती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए सबसे पहला हम देखें कीबोर्ड। कीबोर्ड एक कैरेक्टर इनपुट डिवाइस है, जो क्या करता है, कंप्यूटर में कैरेक्टर के द्वारा इनपुट प्रदान करता है। माउस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, माइक वॉइस के द्वारा इनपुट देता है, ये टैबलेट लिखने के माध्यम से, वेब कैमरा पिक्चर के रूप में इनपुट देता है, ये भी स्कैनर भी पिक्चर के रूप में इनपुट देता है, ये बार कोड रीडर है। ठीक है, उसके बाद आप जॉयस्टिक देख सकते हैं। तो सभी इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करती है। पर एक चीज़ ध्यान में दीजिए, मान लो यहाँ कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमेशा क्या समझता है, देखिए कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन हमेशा समझेगी 0-1, 0-1 मतलब बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, और हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, यानी हिंदी, इंग्लिश या जो भी हमारी पहचान की लैंग्वेज होती है, उनको हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझाना है, तो बीच में हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक ट्रांसलेटर या मीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है, चलो मैं यहाँ उदाहरण से समझाता हूँ आपको, पीछे चलते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति है और एक और ये व्यक्ति है। ठीक है, इसको इंग्लिश आती है और इसको हिंदी आती है, दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते। बीच में एक व्यक्ति रहेगा जो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेगा, और इधर से हिंदी आएगी तो इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, एक मीडिएटर के रूप में भूमिका यहाँ पे निभा रहा है। जैसे हमारे देश के कोई भी मंत्री है, वो विदेश जाते हैं, तो विदेश की भाषा उनको नहीं आती, बीच में क्या रखते हैं, वो ट्रांसलेटर रखते हैं, एक पर्सन रखते हैं जो उनकी भाषा को ट्रांसलेट करके सामने वाले को यहाँ पे दर्शाए। तो इस प्रकार से हम मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर और हमारे बीच में कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे एक ट्रांसलेटर होता है, जिसको यहाँ पे बोला जाता है इनकोडर। इनकोडर क्या करता है, जो इनपुट दिया जाता है यूज़र के द्वारा, उसको कन्वर्ट करके 0-1 में पहुंचाता है, कहाँ पे, CPU में। और CPU में पहुंचाने से पहले यहाँ देखिए, यहाँ मेमोरी यूनिट रहती है। मेमोरी यूनिट मतलब रैम, रैम में पहुंचाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो ये प्राइमरी मेमोरी में पहुंचाता है, और प्राइमरी मेमोरी में पहुंचाता है तो यहाँ देखिए सीक्वेंस में सारे जो निर्देश है वो जमे रहते हैं। जब यहाँ कंट्रोल यूनिट को जरूरत होती है कि यहाँ पे खाली हो गया, तो ये बुलाता है किसके माध्यम से, कैश के माध्यम से। कैश भी एक प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, परंतु ये फास्ट मेमोरी है। ठीक है, ये ब्लॉक्स में काम करती है और ये वर्ड्स में काम करती है। ठीक है, मतलब ये ब्लॉक में काम करती है, बड़ा बड़ा जो निर्देश है वो जो भी है उनको इकट्ठा करके रखती है, इसलिए स्लो है थोड़ी कैश के अनुसार। ठीक है, और कैश जो है काफ़ी फास्ट है। तो ये वर्ड्स के रूप में CPU को प्रदान कर देते हैं कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट उसको भेजता है कहाँ पे, ALU में। ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसके बारे में मैंने बताया था, सारी गणितीय और सांख्यिकी गणना इसके माध्यम से की जाती है। जब वापस लिया जाता है तो यहाँ पे आउटपुट के माध्यम से दे दिया जाता है। पर आउटपुट में देने से पहले आप ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ 0-1 में काम हो रहा था, क्योंकि यहाँ देखिए ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट हुआ इनकोडर के माध्यम से 0-1 में, और 0-1 में यहाँ प्रोसेसिंग हुई। पर यूज़र को यहाँ पे देना है फिर से ह्यूमन रीडेबल में, यानी कि इंसान को समझने योग्य भाषा में देना है। तो यहाँ जो 0-1 है,
01 को फिर से मशीन की मतलब हमारी भाषा में कन्वर्ट करना है तो डिकोडर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इनकोडर ने हमारी भाषा को 01 में करा, जब प्रोसेसिंग हो गई तो डिकोडर ने क्या करा, जो कंप्यूटर की भाषा है उसके बाद यहाँ पे क्या करा है, उसके बाद यहाँ डिकोडर ने हमारी भाषा में कन्वर्ट करा। तो हमारी भाषा में कन्वर्ट होकर वो दिखेगा या तो मॉनिटर में दिखेगा, LCD LED जो भी होता है, प्रिंटर में यहाँ दिखेगा, प्लॉटर में या साउंड में। इस प्रकार से हमारी भाषा में ये समझ में आ जाएगा। तो ये कंप्लीट रूप से यहाँ देखें हमारा ब्लॉक डायग्राम था और इसको यहाँ पे CPU बोला जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मेमोरी यूनिट है रैम, और कैश मेमोरी भी एक फास्ट मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके अलावा कंप्यूटर की जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, इनपुट यहाँ दिया जाता है, इनपुट के बाद प्रोसेस होती है, आउटपुट आता है। अब आउटपुट में कोई दिक्कत है तो फिर से उसमें सुधार करके फिर से इनपुट दिया जाता है, और अगर फाइनल हो गया है तो उसको स्टोर कर लिया जाता है, यानी कि सेव कर लिया जाता है। आप यहाँ देखिए मेन मेमोरी कैसे काम करती है, ब्लॉक्स के रूप में काम करती है जो कि स्लो होती है, और कैश मेमोरी वर्ड्स के रूप में काम करती है, यानी छोटे छोटे टुकड़े जो है CPU के पास पहुँचाती है, इसलिए ये फास्ट होती है। और मेन मेमोरी यानी कि रैम स्लो होती है। तो ये आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, हम जान लेते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर ऐसे फिजिकल डिवाइस होती है जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर दिख रहा है, ठीक है। हार्ड डिस्क है, ये फैन दिख रहा है आपको, प्रिंटर दिख रहा है, स्कैनर दिख रहा है, उसके बाद आप प्रोसेसर देख सकते हैं, माउस देख सकते हैं, रैम देख सकते हैं, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, मदरबोर्ड है। ये सभी क्या है, ये सभी हार्डवेयर पार्ट्स है, ठीक है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, CPU, ये सभी हार्डवेयर के पार्ट्स है जिनको जो है हम यहाँ पे कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। अब हार्डवेयर यहाँ से अच्छे से काम करे, इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, हार्डवेयर सही से काम करे इसके लिए यहाँ पे हमको कुछ निर्देश या प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है, और उन प्रोग्राम्स के कलेक्शन को यहाँ पर बोला जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो तीनों होते हैं यहाँ पे। 3 सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करते हैं, कंप्यूटर को चालू करने का काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करता है, यूज़र को ज़रूरत है कि उसको कोई लेटर को टाइप करना, तो उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोवाइड मतलब उद्देश्य के अनुसार यहाँ जो सॉफ्टवेयर है वो प्रदान करता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए उपयोग आते हैं, यानी कि रख रखाव के लिए उपयोग में आते हैं, जैसे एंटीवायरस है। तो इन सभी का उपयोग होता है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ये प्रकार है, ठीक है, जिसमें हम कुछ देख सकते हैं, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, पेज मेकर है, टैली, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तीसरे नंबर पर होते हैं यूज़र। यूज़र मतलब वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं और रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ देखिए हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, और तीसरे होते हैं यूज़र, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सॉफ्टवेयर अंदर होते हैं और हार्डवेयर ये सामने दिख रहा है, ठीक है। चलिए एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग या कंप्यूटर का उपयोग वर्तमान में क्या क्या है। तो आप बता नहीं सकते इतने एप्लीकेशंस है, पर फिर भी हम कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर आधुनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई या महत्वपूर्ण अंग बन गया है। देश के राष्ट्रपति से लेकर अगर छोटे लेवल पर भी देखें तो वो कोई भी व्यक्ति आज कंप्यूटर से अछूता नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना कंप्यूटर के यहाँ पे काम नहीं कर सकता। और आज वर्तमान की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोविड-19 का समय। तो इसमें आप देख सकते हैं बिना कंप्यूटर है, बिना ऑनलाइन के कोई भी काम होना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा देश की सरकार मतलब गवर्नमेंट जनगणना का जो कार्य करती है, सेंसस जिसे हम बोलते हैं, उसको भी बिना कंप्यूटर के नहीं कर सकती। भारतीय रेलवे की अगर बात करें, यानी कि जो रिजर्वेशन आरक्षण प्रणाली होती है, उसको भी यहाँ पे बिना कंप्यूटर के काम नहीं किया जा सकता। किसी यूनिवर्सिटी या कोई जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, उसकी अगर बात करें तो बिना कंप्यूटर के यहाँ पे उसका भी काम संभव नहीं है। तो यहाँ देखिए सबसे पहली बात होती है कंप्यूटर इन हाउस होल्ड, यानी कि घर के संबंध में या पर्सनल यूज़ के संबंध में कंप्यूटर का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। सन 1970 की बात करते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर का यहाँ पे विकास हुआ। तो तब अगर बात करें तो एक नॉर्मल व्यक्ति मतलब हम जैसे अगर पर्सनल व्यक्ति की बात करें तो कंप्यूटर खरीद पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर का आकार भी काफ़ी बड़ा था और साथ ही साथ अगर देखें तो उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती थी। पर वही अगर बात करें आज वर्तमान की, तो वर्तमान में हमको एक डेस्कटॉप यानी कि एक टेबल में कंप्यूटर रखने योग्य हो गए हैं और खरीदने योग्य, यानी कि हम उसको परचेज भी कर सकते हैं, ब्रीफ केस में रख सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पे हम उनका जो है किचन में उपयोग कर सकते हैं। किचन में मतलब काफ़ी बहुत सारी मशीनरी आती है कंप्यूटर से रिलेटेड जो इनका किचन में उपयोग होता है। कार आज की डेट में रोबोटिक्स से कंप्यूटराइज कार आ गई, बाइक आ गई है। घरों में अगर देखें तो घर में हमको रोबोटिक्स जो कंप्यूटर वाले रोबोट होते हैं वो उपयोग आते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए सर्वेंट के रूप में हम रोबोट का उपयोग कर सकते हैं।
होम बैंकिंग और शॉपिंग, इन सभी के लिए आप जो है कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमको देख सकते हैं कंप्यूटर का काफ़ी व्यापक उपयोग हो गया है। इसके अलावा एजुकेशन के क्षेत्र में बात करें तो सन 1940 और 50 के दशक में कंप्यूटर को जो है तेजी से गणना करने के लिए स्थापित किया गया था। और कंप्यूटर का शिक्षा में उपयोग बढ़ाने के लिए पहला प्रयास जॉन कैमिनी ने किया था। जॉन कैमिनी ने जो है 1960 के दशक में किया था और उन्हें बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया। इसके लिए यहाँ पे देखिए लर्न अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर एज अ टीचर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कंप्यूटर इन ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन के लिए। तो इन सभी क्षेत्रों में मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का काफ़ी व्यापक उपयोग होने लगा है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ कंप्यूटर की एंटरटेनमेंट में, यानी कि हम यहाँ बात करते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। तो मनोरंजन के क्षेत्र में भी आज जो है काफ़ी व्यापक हो गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो कंप्यूटर काफ़ी भूमिका अदा कर रहा है मनोरंजन के क्षेत्र में। जैसे गेम्स की अगर बात करें तो आज बिना ऑनलाइन के कोई भी गेम यहाँ पे चल नहीं रहा है, ठीक है। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर के माध्यम से गेम खेले जा रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से। मूवीज़ कंप्यूटर के माध्यम से देखी जा सकती है। म्यूज़िक भी हम उसके माध्यम से सुन सकते हैं और कोई आर्ट से संबंधित अगर कोई काम करना तो भी कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखें यहाँ इंटरटेनमेंट में होती है। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में अगर देखें कंप्यूटर का प्रयोग तो देखिए जैसे मौसम की भविष्यवाणी की बात करें तो मौसम की भविष्यवाणी बिना कंप्यूटर के यहाँ पे नहीं हो रही है। मौसम का अनुपात, वर्तमान मौसम का डाटा, ये सारी चीज़ों की जानकारी है किसके माध्यम से प्राप्त हो रही है, मौसम के मतलब जो कंप्यूटर है उसके माध्यम से। सुपर कंप्यूटर है, काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस क्षेत्र में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यानों में सवार करके और उनसे संबंधित जो डेटा है उनका कैलकुलेशन, उनकी स्थिति दिखाना, सारी चीज़ों का काम यहाँ पे जो है कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। सिमुलेशन की अगर बात करें यानी कि हम कोई रियल कंडीशन में है ऐसा फील होता है, सिमुलेशन टेक्निक उसको बोलते हैं। यानी कि हम कार चला रहे हैं ऐसा फील होता है, जबकि हम सिमुलेशन टेक्निक के माध्यम से ऐसा फील कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है कंप्यूटर किसी वास्तविक वस्तु का गणितीय मॉडल बना देता है और उसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार जो है भवनों, कार, वायुयान, जो प्रक्षेपात्र है, अंतरिक्ष यान है, इसके जो मॉडल है सिमुलेशन टेक्निक से उनका परीक्षण किया जाता है पहले। इसके अलावा ट्रीटमेंट यानी मेडिकल साइंस में अगर देखें कंप्यूटर का उपयोग तो कंप्यूटर जो है हमें स्वस्थ और काफ़ी अधिक आयु बनाने के लिए काफ़ी अथक प्रयासरत है कंप्यूटर के माध्यम से। और यह ऐसी सुविधा है जिसमें हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर चिकित्सकों को जो है रोगियों के परीक्षण में सहायता करते हैं। यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें कैट स्केलिंग की जाती है। एक्स किरण जो होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर रोगी के आंतरिक जो अंग है उसका 3D जो पिक्चर होती है वो उसको प्रदर्शित करते हैं ताकि उसकी सारी बीमारियों को यहाँ पे पता चले। यह नर्सिंग सहायता है जिसमें गंभीर अवस्था के जो रोगी है उसका लगातार परीक्षण किया जाता है। रोगी की हृदय गति मतलब जो हार्ट बीट होती है, तापमान होता है, रक्तचाप होता है, प्राणघातक बदलाव, ये सारी चीज़ों की सूचक जो होते हैं कंप्यूटर के माध्यम से पहले ही पता चल जाती है। इससे क्या होता है उसका ट्रीटमेंट पहले हम जो है सतर्क हो जाते हैं उसके लिए, ठीक। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर कंप्यूटर का उपयोग देखें तो कंप्यूटर के क्षेत्र के जो है विस्तार होने से नई जो टेक्नोलॉजी उसका जन्म हुआ है जिसे क्या बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो यहाँ इंटरनेट आप जान सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आज इंटरनेट के बिना कोई भी काम अधूरा है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की अगर बात करें तो ऑनलाइन सारी चीज़ हो रही है, बिजनेस हो या चाहे जो चीज़ हो, तो हम ये देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। कुछ कमियाँ इसकी देख लेते हैं। कमियाँ मतलब इसकी क्या क्या जो है कमियाँ हो सकती है, जैसे इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपने सुना होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। देखिए हम ह्यूमन हैं, अगर ह्यूमन को कोई रियल टाइम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फटाफट अपना डिसीजन ले लेता है, परंतु कंप्यूटर के साथ में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के साथ में अगर कोई रियल टाइम डिसीजन लेना तो इसके साथ में पॉसिबल नहीं है। आपने चिट्टी मूवी देखी होगी, चिट्टी में उसके पास दिमाग तो आ जाता है परंतु रियल टाइम जो डिसीजन बहुत कम है, ऐसा मतलब वो देखिए उसमें जो रेड चिप डाल दी जाती है तो काफ़ी विनाशक शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। तो जब रोबोट है, कंप्यूटर है, उसको अगर एआई नहीं मिलेगा तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, तो वो अपना सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता। तो सेल्फ डिसीजन यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता किसके पास में, कंप्यूटर के पास में, इसलिए कमी होती है। उसके बाद अगर इसको कोई जो है इसमें से कोई डाटा चुराए या फिर कुछ करे तो जो होता है सेल्फ प्रोटेक्शन यानी कि खुद की सुरक्षा करने के लिए इसके पास जो होती है समझ नहीं होती है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, खुद से अपना डिसीजन नहीं ले सकता, तो ये सारी चीज़ इसकी कमियाँ होती है। तो आप इनके बारे में यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो आप इनको यहाँ पे पढ़ लीजिए। जैसे स्पीड है, इसकी गति काफ़ी तेज़ होती है, तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ जो है देखिए कैलकुलेटर जो 1 या 2 मिनट लेने देखिए यहाँ पे बहुत सारी जो गणनाएं होती है उसके लिए मात्र 1 या 2 सेकंड लेता है, जबकि वही गणना अगर हम करें तो उसके लिए हम काफ़ी समय लेंगे। तो इसलिए इसकी स्पीड जो होती है काफ़ी अधिक होती है। ऑटोमेशन का मतलब होता है जब हम एक बार इनपुट दे देते हैं
तो इनपुट देने के बाद जो है ऑटोमेटिक ये सारा काम करता है और आउटपुट हमें प्रदान कर देता है। इसलिए सिर्फ इनपुट देने तक हम है यहाँ पे, बाकी ऑटोमेटिक ये सारा काम कर लेता है। सारी चीज़ यहाँ पे एक्यूरेट होती है, मतलब यहाँ पे अलग अलग गणनाएं हम दे दें 10 अलग अलग, तो सारी चीज़ों को सीक्वेंस में रन करके वो शुद्ध रूप से हमको प्रदान करेगा। वर्सेटिलिटी का मतलब सार्वभौमिकता, दुनिया में कहीं भी पहुँच जाओ आप, हर जगह आपको बैंक में, रेलवे में, एयरपोर्ट में, बिजनेस में, स्कूल में, सभी जगह आप सार्वभौमिक रूप से कंप्यूटर उपयोग में आते हुए नजर आएगा। उसके बाद हाई स्टोरेज कैपेसिटी, जब हम शुरुआती कंप्यूटर की बात करें तो हमको बहुत बड़ा डिवाइस लगता था और साथ में उसमें स्टोरेज के लिए 4-5 MB 10 MB से ज़्यादा नहीं मिलता था। परंतु हम बात करें या वर्तमान की, तो हमको देखिए 2 TB 5 TB यानी कि 1000-2000 GB तक का स्पेस जो है आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी वर्तमान में उपलब्ध है। डिलीजेंस यानी कि कर्मठता है, यानी कि घंटों काम करने के बाद भी ये जो है थकता नहीं, कर्मठ रूप से ये भिड़े रहता है, मतलब अपने काम में लगा रहता है, डिलीजेंस है। ठीक है, कई घंटों कई महीने एक साथ मतलब लगे रहता है। ठीक उसी प्रकार अगर इंसान की बात करें तो ये थक जाएगा। रिलायबिलिटी काफ़ी विश्वसनीय है, मतलब मेमोरी अधिक शक्तिशाली होती है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो संपूर्ण प्रोसेसिंग होती है विश्वसनीय होती है, यह वर्षों तक कार्य करते हुए थकता नहीं है, तो काफ़ी एक्यूरेट यहाँ पे परिणाम देता है, इसलिए इसको विश्वसनीय बोला जाता है। पावर ऑफ रिमेंबर्स, मतलब याद करने की क्षमता, यानी कि इसके पास खुद की आपकी मेमोरी होती है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि अस्थायी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि स्थायी होती है। तो ये हमने देखे यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, तो एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें हमने पढ़े हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें हमने जो है कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जाने। देखिए कंप्यूटर में 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब एक इनपुट के लिए होता है, एक प्रोसेस के लिए होता है और एक आउटपुट के लिए होता है। ये सभी हार्डवेयर्स होते हैं, इनपुट हार्डवेयर, प्रोसेसिंग हार्डवेयर और आउटपुट हार्डवेयर। ठीक है, तो इनको हमने देखे। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म देखे हैं, कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्सेप्ट देखे हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम यहाँ कंप्लीट रूप से डिस्कस किए, हार्डवेयर के बारे में जाने, सॉफ्टवेयर के बारे में जाने, उसके बाद यूज़र क्या होता है वो देखें, एप्लीकेशंस यानी इनके इसके अनुप्रयोग या इसका जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ तक विस्तृत है उसके बारे में यहाँ पे देखें। इसके अलावा हमने उसकी कुछ कमियां देखें, कमियों के बाद हम यहाँ पे उसके फीचर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे जाना है। तो ये आप यहाँ समझ गए होंगे। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिलेगी, PDF भी।